नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जब लड़ाई बड़ी होती है तो रणनीति भी बड़ी बनाई जाती है। विरोधियों को ऐसे दांव पेच से घेरा जाता है जहां से उसे हराना आसान हो सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी ने जमीनी तैयारी का ऐलान कर दिया। आज से लखीमपुर खीरी में 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई, जिसके लिए खुद अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन आज शिवपाल यादव और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का संदेश दिया। शिवपाल यादव ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा जोर मुलायम सिंह यादव की बातों पर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे तब कैसे प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते थे। शिवपाल सिंह यादव ने आज इस कार्यक्रम से कई बड़ी बातें कही। उन्होंने दावा किया कि जो भी इन दिनों भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में दोबारा लौटकर सपा में ही आएंगे। उन्होंने इस बात पर भी खासा जोर दिया कि 2024 के चुनाव में एकजुट होकर सभी को लड़ना है। शिवपाल यादव ने खुले मंच से कहा कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले वो अपना काम करते रहेंगे। शिवपाल यादव की इस बात में एक बार फिर वो टीस नजर आई जो विधानसभा चुनाव के पहले दिखाई देती थी। शिवपाल यादव ने मंच से कहा कि अब वो अभी तक जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब जिम्मेदारी ना मिलने के बावजूद वो खुद से ही काम में जुट जाएंगे। शिवपाल यादव के इस बयान के भी कई मायने समझे जा सकते हैं। आज सपा की बैठक में लोकसभा चुनाव की कैसी रणनीति बनी और किन लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन तेज हो गया, आज इसे आपको विस्तार से बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। हर चुनाव में समाजवादी पार्टी की कोशिश भाजपा के मुकाबले खुद को बराबर दिखाने की होती है। पिछले कुछ चुनावों में अखिलेश यादव की यही रणनीति जमीन पर दिखाई दी थी और 2024 के चुनाव में भी वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज जब अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पहुंचे तो भाजपा पर बेहद सधे अंदाज में चुभने वाला हमला बोला। साथ ही यह भी बता दिया कि इस बार की लड़ाई में वो कोई भी चूक नहीं करना चाहते। 24 के चुनाव की जमीनी तैयारी। लखीमपुर से अखिलेश का लाल मोर्चा। आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बढ़ गए। आपने देखा नहीं इनके सांसद क्या कर रहे हैं। इनके सांसद पुलिस को पीट रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और देश से सफाया होगा। समाजवाद की पाठशाला, चुनाव विजय का गुरु मंत्र। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारियों को मिलाकर के मतदाता सूची में हेरफेर कर देती है या मतदाताओं को मतदान से वंचित कर देती है। इन बातों से सतर्क रखने के लिए और बूथों के मैनेजमेंट के लिए, अपने बूथ के कार्यकर्ता को समाजवादी विचारधारा से लैस करने के लिए हमने ये बूथ का जो प्रशिक्षण शिविर था। अवध विजय का प्रशिक्षण प्लान। जो मुद्दे दबाए जा रहे हैं, महंगाई, यूथ की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिनको दबाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम बहस में, उन मुद्दों पर धारदार तरीके से, तार्किक तरीके से, आंकड़ों के साथ लोगों को बताना है कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित। मेहनत वाला संदेश, जमीन पर डट गए अखिलेश। सर्व समाज के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सीएम थे उनके समय जो विकास के कार्य हुए थे, हम जन जन तक पहुंचाकर और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताते हुए समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रभारी को जिताने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। बूथ बूथ पर जीत की धारदार तैयारी। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। 2024 का चुनाव है तो सभी से बातचीत करके बस ये है हमारा मुख्य ये है 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीते।
बूथ स्तर पर क्या प्रशिक्षण देंगे, क्या प्रदेश था उनके टाइम में। अपराधियों माफियाओं के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, दिल दहलाने वाली घटनाएं हुआ करती थी, बम धमाके हुआ करते थे। यही माफियाओं को तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहे होंगे, कैसे बूथ को लूटना है, कैसे अपराध करना है। मुझे तो नहीं लगता और कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं। दिल्ली फतेह के लिए दलित पिछड़े वोट पर नजर। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो और चाहे अल्पसंख्यक मुसलमान हो, सबको इस सरकार ने परेशान कर दिया है। प्रशिक्षण शिविर से 24 का शंखनाद। हालात बदल पाएगा अखिलेश का कार्यकर्ता संवाद। हर बार ये बात देखी गई है कि समाजवादी पार्टी अपना चुनावी अभियान काफी देर से शुरू करती है और जब तक अखिलेश यादव लोगों के बीच पहुंचते हैं माहौल बदल चुका होता है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव की ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते। ये वजह है कि वो लगातार जमीन पर दिखाई देना चाहते हैं। हर दूसरे दिन वो किसी ना किसी जिले के दौरे पर हैं और अब बारी है लखीमपुर खीरी की, जहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव का विजय संदेश दिया है। हालांकि भाजपा का दावा है कि अखिलेश यादव की कोशिश इस बार फिर से फेल होने वाली है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते। वो 1 साल पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिसकी बड़ी तस्वीर सामने आई लखीमपुर खीरी से, जहां समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर के जरिए 24 के चुनाव का शंखनाद किया। इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे और खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे। लखीमपुर पहुंचते ही अखिलेश यादव सबसे पहले पूर्व मंत्री अनस रशीद के घर पहुंचे। इसके बाद पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह और कृष्ण गोपाल के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब 6 जून को वो प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन लखीमपुर पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया कि 24 की लड़ाई के लिए वो कार्यकर्ताओं को कैसा गुरु मंत्र देने वाले हैं। तो आप हिंदुत्व राजनीति करना चाहते हैं क्या? शुरू कर रहे हैं आप? चीनी मिलों के बारे में जाना जाता था, यहाँ की मिठास, यहाँ के गन्ने के बारे में जाना जाता था। एक समय आया कि किसानों पे धार चली, वो उसलिए लखीमपुर जाना गया। क्या जो किसान मारे गए, क्या उन्हें न्याय मिल गया? क्या किसान को भरोसा है कि बीजेपी की सरकार में उनकी आमदनी बढ़ेगी, दोगुनी होगी? ये सब चीजें सामने हैं और मुझे उम्मीद है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और देश से सफाया होगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की है। इस शिविर में कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन के टिप्स दिए जाएंगे, जिसकी कमान खुद शिवपाल सिंह यादव ने संभाल ली है। पूरा नौकरशाही के भरोसे पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। नौकरशाही बिना रिश्वत के लेके कोई काम ही नहीं हो रहा है। सबको इकट्ठा करेंगे, सबको समझाएंगे और सब इकट्ठा होंगे। जब सब परेशान हैं, किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मुसलमान, जब सब परेशानियां ही हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, उसी तरह के कार्यक्रम सभी 80 लोकसभा सीटों पर भी चलाए जाएंगे। मकसद साफ है, इस बार ताकत पूरी लगाई जाएगी और भाजपा से कड़ा मुकाबला किया जाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समाजवाद के बारे में बताना, लोकतंत्र की महत्व को बताना और इसके साथ साथ अपने चुनाव के बूथ प्रबंधन और बूथों के मैनेजमेंट के लिए अपने बूथ के कार्यकर्ता को समाजवादी विचारधारा से लैस करने के लिए हमने ये बूथ का जो प्रशिक्षण शिविर चालू किया। जिस लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं, वहां से उनकी नजर 2 लोकसभा सीटों पर है। पहली सीट खीरी और दूसरी धौरहरा। माना जा रहा है कि इन सीटों को लेकर अभी से रणनीति तेज हो गई है। चर्चा है कि इन दोनों सीटों पर सपा कुर्मी प्रत्याशी उतारने वाली है।
कुछ दिन पहले ही पार्टी दफ्तर में इस बात पर मुहर लग चुकी है। अखिलेश यादव लखीमपुर में 2 दिवंगत नेताओं की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। ये दोनों ही नेता कुर्मी समाज के थे। इसी का साइड इफेक्ट है कि अखिलेश के लखीमपुर पहुंचने से पहले ही कुछ इस्तीफे भी हो गए थे। रविवार को पार्टी के नगर अध्यक्ष फैसल खान और लोहिया सभा के जिला अध्यक्ष रियाजुल्लाह खान ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, इसे लेकर अभी से गुटबाजी तेज है। यही वजह है कि शिवपाल यादव को सामने आना पड़ा और गुटबाजी को लेकर संदेश देना पड़ा। बस गुटबंदी को खत्म कर देना है और जिस दिन समाजवादी पार्टी की गुटबंदी और ये सब खत्म हम लोग कर लेंगे, गुटबंदी खत्म करनी है। और जो अभी देखिए जो चुनाव हुआ है स्थानीय निकाय, केवल गुटबंदी, तब भी समाजवादी पार्टी जीती है, बहुत जगह जीती है, अच्छा वोट भी मिला है। अखिलेश यादव जहां एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं, तो साथ ही जातीय समीकरण भी मजबूत बना रहे हैं। देखिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सदन में भी बात को रखे हैं, तो ये तो हमेशा जो है ये बात रखी गई, लेकिन जातीय जनगणना के लिए जो है वर्तमान सरकार तैयार नहीं हो रही है। तो हमारा तो लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, तो हम हर कार्यक्रम में बताएंगे जातीय जनगणना के बारे में। जो मुद्दे दबाए जा रहे हैं, महंगाई, यूथ की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिनको दबाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम बहस में, उन मुद्दों पर धारदार तरीके से, तार्किक तरीके से, आंकड़ों के साथ लोगों को बताना है कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित जा रही है, संविधान की जिस तरह से संस्थाओं को डिवेल्यू किया गया है, ये तथ्य बना के और उसका क्या जनता पे असर पड़ता है, ये चीजें उन लोगों को एक मेंटली प्रिपरेशन की। समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई हर चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने की है। पिछले कुछ चुनाव में अखिलेश यादव ये काम करने में सफल हुए हैं। हालांकि पार्टी को अभी भी एक बड़ी जीत का इंतजार है। जितने बड़े पैमाने पर जनता से संपर्क अखिलेश ने किया था अभी विधानसभा के चुनाव में, हिंदुस्तान के किसी नेता ने इतना ज़्यादा संपर्क नहीं किया। उनके ब्लड में पॉलिटिक्स है। नेताजी के काम करने को देखा है, नेताजी के सानिध्य में रहते हुए उनके बेटे हैं और वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से जनता से लगातार जुड़े रहना चाहिए। चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है और अखिलेश यादव को इसी 1 साल में हर वो रणनीति तैयार करनी होगी जिससे भाजपा से बदला लिया जा सके। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में वक्त वक्त पर हर दांव आजमाए जाते हैं। अखिलेश यादव का भी एक दांव इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी के बाद समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर सीतापुर के नैमिषारण्य धाम में लगने वाला है। माना जा रहा है कि हार का सिलसिला तोड़ने के लिए सपा हिंदू आस्था के केंद्र नैमिषारण्य से सियासी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सपा के इस कदम के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। आज सपा के इस फैसले को लेकर दिन भर सियासत गर्म रही। 2024 का लोकसभा चुनाव देश और प्रदेश की सियासत में नई तस्वीर पैदा करेगा और अगर समाजवादी पार्टी को भाजपा से टकराना है तो रणनीति धारदार भी रखनी होगी और धमाकेदार भी। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक नई लाइन पकड़ ली है और ये लाइन है हिंदुत्व की। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी नैमिष धाम में नजर आने वाली है। ये वो धाम है जो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। कई पुराणों की रचना यहीं से हुई है और इसी नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी 24 के महाभारत की रचना में जुट गई है। समाजवादी पार्टी सच्चाई पर विश्वास करती है, भारत के संविधान पर विश्वास करती है और संविधान सम्मत इस देश को चलाने के लिए सबसे अनुरोध करती है कि ये देश संविधान से चलाया जाए। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वही जगह है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। अब इसी जमीन पर समाजवादियों का जुटना सियासत में बड़ा संदेश है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है।
की कुछ तरफ? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सर्वजन मतलब सर्व समाज, इसमें सर्व समाज के छोटे बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं। कोई इस तरह कोई हमारे पास एजेंडा ऐसा नहीं है। हम तो सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, सभी धर्मों के बारे में सोचते हैं, सभी जातियों के बारे में समाजवादी पार्टी सोचती है। समाजवाद वही है और अम्बेडकरवाद, समाजवाद दोनों लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। तो 2024 में नया करिश्मा जरूर होगा। सपा के नेता भले ही हिंदुत्व वाली बात को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम के लिए नैमिषारण्य को चुनना सियासत के लिहाज से काफी अहम है। इसे लेकर हिंदुत्व वाला तर्क इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि सीतापुर के नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगी। 151 वेदी पर हवन पूजन किया जाएगा। हवन पूजन में अखिलेश यादव के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। देखिए, प्रशिक्षण के माध्यम से जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के संगठन से लेके चुनावी दस्त से जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनको सारी बातें नीति से लेके और कैसे काम करना होता है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये अच्छी बात है कि आज हो रहा है लखीमपुर खीरी में, 9-10 में लखनऊ में होगा और लगातार ये होंगे। नैमिषारण्य में भी है। वही लखनऊ माने नैमिषारण्य में है। 2014 के बाद से ही हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स काफी परवान चढ़ी है। चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के मंदिर वाले दौरे चर्चा का विषय बनते हैं। हालांकि अखिलेश इस बार 1 साल पहले से ही हिंदुत्व वाला पैगाम देने में जुट गए हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो इस मोर्चे पर भी लामबंदी करनी होगी। मैं फिर उसी चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कोई भी कंसेप्ट आप क्या नाम देते हैं वो अपनी जगह पर है। हम भी तो हिंदू ही हैं, कोई वहाँ एलियंस तो है नहीं हम। तो हम अपने जिस चीज़ को कर रहे हैं तो उसको आप ऐसा लगता है कि बीजेपी का कोई जैसे कॉपीराइट हो गया है। हम अपने फेथ को अगर कर रहे हैं तो वो हमारा अपनी आज़ादी है जो, और इसको प्लीज़ धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश ना करें। सपा के इस कार्यक्रम का एक सिरा भक्ति से जोड़ता है और दूसरा सिरा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने से। नैमिषारण्य से सपा की रणनीति बूथ स्तर पर भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। ऐसे में बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। करीब 5000 नेता और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव समेत वरिष्ठ नेता बूथ विजय का मंत्र देंगे। अखिलेश यादव 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में ही रहेंगे। सब ढोंग है, नौटंकी है। पहले राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं, हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, एक धार्मिक तुष्टीकरण के लिए कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते हैं। अब ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए। जनता जानती है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब ड्रामा नौटंकी करने से समाजवादी पार्टी का भला नहीं होगा। उनका चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। अखिलेश यादव अभी लखीमपुर खीरी में है। 6 जून तक वो यहीं रहेंगे। उसके बाद 9 और 10 जून को नैमिषारण्य के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 12 जून को उन्हें पटना जाना है, जहां विपक्षी गठबंधन की नई तस्वीर सामने आएगी। यानी समाजवादी पार्टी ने ये संकेत दे दिया है कि 24 की लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीत कर दिखाना है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं बसपा के कमबैक प्लान की। 4 बार यूपी की सियासत में कब्जा जमाने वाली बसपा इन दिनों अपने पुराने दिनों की तलाश में है और पुराने दिनों की चाह ने एक बार फिर उसे पुराने पैटर्न की तरफ वापस मोड़ दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बसपा गांव चलो अभियान चला रही है। आज इस अभियान को लेकर लखनऊ में बैठक हुई। दरअसल बसपा के नेताओं की कोशिश उस दलित वोटर को पार्टी के साथ दोबारा जोड़ने की है जो बीते सालों में धीरे धीरे कर मायावती से अलग हो गई। जो काम मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2007 के चुनाव के बाद से कभी नहीं कर पाई, उसे पूरा करने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक दी गई है। यूपी की सियासत में खोया हुआ जनाधार कैसे वापस लाया जाए, भाजपा के साथ साथ सपा से आगे कैसे निकला जाए और जनता के मन में विश्वास कैसे जगाया जाए, इसे लेकर बसपा के खेमे में कई दिनों से मंथन जारी है। पिछले कुछ दिनों से मायावती लगातार राज्यों के प्रभारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उस उत्तर प्रदेश की है जहां वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। माना जा रहा है कि बसपा फिर से अपने दलित फैक्टर पर तेजी से लौटने वाली है। बसपा ने गांव चलो अभियान की मुहिम को और धार दी है। बसपा का नया नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस नारे के जरिए दलित वोटर में नया जोश पैदा करने की कोशिश की गई है। इस अभियान को रफ्तार देने के लिए बूथ स्तर पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए थे, तो उसमें लखनऊ मंडल में हम सभी लोग लगातार जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी के साथ साथ सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं। और जो कमेटी का काम है तो गांव-गांव जाकर बूथ कमेटियों का, सेक्टर कमेटियों का गठन कर रहे हैं। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से साफ कहा है कि गांव-गांव जाकर कैडर वोटर को समझाने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर खास जोर देना है जो पार्टी से दूर हो चुके हैं। मायावती की कोशिश है कि पार्टी से दूर होने वाले वोटर दोबारा उनके साथ जुड़े। अगले 3 महीने तक करीब 1,70,000 बूथों पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मायावती के दिए नारे को बुलंद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे के साथ गांव-गांव तक जाने के अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उसका एक बड़ा वोट बैंक है, जरूरत है तो उसे पार्टी के साथ जोड़े रखने की। इसीलिए पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों पर भी फोकस कर रही है। पार्टी एक तरफ जहां गांव-गांव चलो अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में जो बूथ स्तर की कमेटियां हैं, वहां पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। बसपा के कोऑर्डिनेटर्स ने इस अभियान को लेकर बैठकें भी शुरू कर दी हैं। सोमवार को लखनऊ मंडल की बैठक हुई। बैठक में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा के वोटर बड़ी संख्या में हैं, बस जरूरत है तो उन्हें दोबारा जोड़ने की। यानी पार्टी का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के उन मुद्दों पर है जिन्हें लेकर अगर काम किया जाए तो वोटर साथ जुड़ जाएगा। हम लोग जल्दी से जो है तेजी से गांव-गांव में जाकर, जो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का निर्देश है कि गांव-गांव में जाना है और जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस बात को गांव-गांव में एक-एक मतदाता को समझाना है और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को जो हमारा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी। यानी भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, हर कोई अभी से ही जमीन पर उतरने लगा है। लेकिन भाजपा का दावा है कि कोई कितनी भी तैयारी कर ले, भाजपा को जनता के दिल से कोई नहीं निकाल पाएगा। बसपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। बसपा की नीतियों से, बसपा की नीयत से, बसपा के नेताओं की नीयत से जनता विमुख हो चुकी है, उनके साथ नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के भविष्य का फैसला करेगा। हालांकि बीते कई चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब माना गया, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने पर बसपा का हाथी दौड़ने की बात तो दूर, चलना तक भूल जाता है। फिर चाहे इसके लिए 2019 विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जाए या फिर 2014 लोकसभा चुनाव का। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी तैयारी है। लगातार तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा ने इन दिनों टिफिन वाला कार्यक्रम लॉन्च किया है। कल सीएम योगी गोरखपुर में टिफिन के साथ नजर आए थे, तो आज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ टिफिन भोज किया। 7 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी दौरे पर रहेंगे। वो नोएडा में टिफिन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का निर्देश देंगे। हाथ में टिफिन, 24 के चुनाव का जोश और प्रचंड जीत की एक और हुंकार। रूठों को मनाने के लिए, बूथ पर मजबूती बढ़ाने के लिए और दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने टिफिन वाला जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें हर एक नेता भागीदार बन रहा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सभी कार्यकर्ता घर से टिफिन लेकर पहुंचे थे, साथ में भोजन हुआ, 24 के चुनाव पर चर्चा हुई और घर घर पहुंचकर पार्टी का प्रचार करने की रूपरेखा तैयार हुई। भारतीय जनता पार्टी विचार से जुड़े लोगों का एक समूह,
और हमारी इस राजनीतिक यात्रा को बहुत लोगों ने अपना सर्वोत्तम समय दिया है और हमारे लोग, बहुत वरिष्ठ लोग, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा को लोगों ने आगे मजबूत करने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज हम लोग मिलकर, सब लोग मिले हैं, अपने पुराने लोगों से मिलकर उनके सुझाव, भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार की दृष्टि से क्या क्या वो सोचते हैं क्षेत्र में, इस प्रकार के सुझावों से बातचीत करके हम लोग एक परिवार की तरह अपने घर में इस प्रकार के टिफिन बैठक की कल्पना पार्टी ने की है। उसी आधार पर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 1 महीने तक के लिए महासंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें टिफिन वाली बैठक सबसे खास है। इस टिफिन बैठक के जरिए जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत हो रही है, तो साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश भी जारी है। खुद सीएम योगी 4 जून को गोरखपुर में आयोजित हुई टिफिन बैठक में शामिल हुए थे, जहां वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह हाथों में टिफिन लिए नजर आए। कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए एक टिफिन बैठक का कॉन्सेप्ट आया है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में वहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक की उपस्थिति में जितने भी कार्यकर्ता और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारे लोग जो है एक साथ अपने घर से टिफिन में भोजन लेके आएंगे। भाजपा के टिफिन कार्यक्रम को लेकर यूपी की सियासत भी तेज है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा के इस कार्यक्रम पर चुभने वाला वार किया। अरे ये टिफिन तो बोलते हैं जो बच्चे लेकर के चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है, ये टिफिन कार्यक्रम क्या है? आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहे, बच्चों को जूता नहीं दे रहे, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो और खुद टिफिन खा रहे हो। जो सरकार खुद टिफिन खाए, बच्चों को खाना न दे, वो क्या उम्मीद करोगे कि बच्चों के भविष्य को बेहतर करेगी? भारतीय जनता पार्टी जब कोई निर्णय कार्यक्रम चलाती है तो आदि अखिलेश जी के ऊपर से निकला चला जाता है और जब तक उनके समझ में आ पाता है तब तक कोई नया कार्यक्रम आ जाता है। टिफिन बैठक की शुरुआत 3 जून को आगरा से होनी थी, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस टिफिन बैठक में शामिल होना था, लेकिन ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के चलते भाजपा ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 4 जून को सीएम योगी ने इस टिफिन बैठक की शुरुआत गोरखपुर से की। बारी बारी से सभी 80 सीटों पर इस तरह की टिफिन बैठक आयोजित हो रही है, ताकि दिल्ली के सफर को आसान बनाया जा सके। क्या है कि टिफिन बैठक हम सब लोग का बहुत ही पुरानी अवधारणा है। जब हम लोग जो है संघ में काम करते थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो ये तब से हम लोग टिफिन बैठ के करते हैं। तो ये टिफिन बैठक हमारे विचार परिवार के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना और ये हमारा एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। का कार्यक्रम आरएसएस वाले पहले भी चलाया करते थे कि अपना अपना सब खाना लेके आओ, 2 आदमी के लिए 500 आएंगे तो 1000 आदमी का खाना किसी एक को लोड नहीं पड़ेगा। ये उनकी पहले से काम करने का तरीका है, कोई नई बात उनकी नहीं है। तो इसमें क्या वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि इससे वो गिले शिकवे दूर करेंगे और 2024 में पूरी ऊर्जा के साथ उतरेंगे। गिले दूर नहीं करते हैं, वो साजिशें करते हैं कि कौन सी झूठी बात फैलाई जाए, किस तरह से समाज में नफरत एक दूसरे के खिलाफ फैला के लाभ। बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, बताएंगे टिफिन में क्या उद्योगपतियों ने दिया है, वो दिखाएंगे जाके। हम लोग गरीब कमजोर लोग हैं, हम लोग तो खेत खलिहान पर जाएंगे तो खाना भी हम लोग जो मजदूर है वो ज़मीन पर रख के खाता है, तो हम टिफिन कहाँ करेंगे? ये इसी से साबित होता है भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी गरीब मजलूम की पार्टी है, उसके साथ खड़ी है। 30 जून तक चलने वाले भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत टिफिन बैठकों का भी सिलसिला तेज है। 7 जून को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा में आयोजित होने वाली टिफिन बैठक में शामिल होंगे। संदेश साफ होगा कि एक एक दिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना कीमती है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात कुश्ती के उन पहलवानों की जिनकी कुछ खबरों को लेकर आज दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी कि साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से हटा लिया है। उनको लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। हालांकि इस खबर का खंडन करने के लिए खुद साक्षी मलिक सामने आई और उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताया। साक्षी मलिक ने कहा कि वो आखिरी दम तक इस लड़ाई के साथ हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया।
खाप पंचायतों ने कुरुक्षेत्र की बैठक में 9 जून के लिए जो फैसले लिए थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है और आगे की लड़ाई कैसी होगी इसको लेकर बहुत जल्द तस्वीर साफ की जाएगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान बेहद गुस्से में हैं। पहलवान अभी आगे की रणनीति बना ही रहे थे कि सोमवार को एक खबर तेजी से फैली। अफवाह उड़ाई गई कि पहलवानों ने प्रदर्शन से अपना नाम वापस ले लिया है। इस खबर में आम लोगों को दम इस वजह से लगा क्योंकि हाल ही में इन पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। हालांकि खिलाड़ियों ने साफ किया है कि न तो उन्होंने प्रदर्शन से नाम वापस लिया है और न ही ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग छोड़ी है। इस मुलाकात पर साक्षी मलिक ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। नॉर्मल कन्वर्सेशन थी और कुछ नहीं ऐसा फाइनल सॉल्यूशन निकला। हमारा टिल एंड तक यही रहेगा कि अक्यूज्ड को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर सीरियस एक्ट लगे, गिरफ्तार करो। नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी और कुछ। यानी प्रदर्शनकारी पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जरूर की, लेकिन वो अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जैसे ही पहलवानों के पीछे हटने की झूठी खबर ने जोर पकड़ा, साक्षी मलिक ने खुद सामने आकर इस दावे को गलत बता दिया। आंदोलन से बिल्कुल भी वापस नहीं हटे हैं हम। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह बिल्कुल जारी रहेगा। और रही बात रेलवेज की, तो आंदोलन के साथ साथ अपना 1-2 काम, अपनी जिम्मेवारी मैं निभा रही हूँ। तो 1-2 दिन में ऑफिस का काम देख रही हूँ। हम तीनों एक हैं इस प्रोटेस्ट में और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता एक ही रहेंगे और बिल्कुल भी नाम हमने वापस नहीं लिया है। तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज़ पे कृपया करके ना चलाएं। दरअसल साक्षी मलिक रेलवे में ओएसडी के पद पर तैनात हैं और जब तक प्रदर्शन नहीं हो रहा है वो अपने काम पर लौट गई हैं। इसी तरह बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना तो पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। पहलवानों का आरोप है कि उनके आंदोलन को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि बार बार उन्हें लेकर झूठी खबर फैलाई जा रही है। पहले उनके फोटो एडिट किए गए और अब आंदोलन से पीछे हटने की झूठी खबर फैलाई गई। विनेश फोगाट ने ट्वीट किया, महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वालों को। जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। ये आंदोलन है, इसको एक हम बड़ा आंदोलन बनाएं और सब जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी कोई बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं, उनको ये आग्रह किया है। हम एक कॉल देंगे 1 या 2 दिन के भीतर, उसके बाद में ये जितने प्रधान है सभी इकट्ठे होंगे, उसके बाद में जो फैसला लिया जाएगा वो बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। पहलवानों को लेकर यूपी से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक माहौल गर्म है। मुजफ्फरनगर से लेकर कुरुक्षेत्र तक इस मामले में खाप पंचायत हो चुकी है। इस बीच एक खबर ये भी तेजी से फैली कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिस नाबालिग ने आरोप लगाए हैं वो अपने बयान से पलट गई है। हालांकि ये भी झूठ के सिवा कुछ नहीं था। साक्षी मलिक ने इसे भी अफवाह बताया। नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। ये हमारे सत्याग्रह, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, आम पब्लिक को हमसे तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस लड़ाई में ना ही कभी पीछे हटे थे, ना ही कभी हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। पहलवान आज बेहद गुस्से में थे। उन्होंने कई चीजों को लेकर चुभने वाला पलटवार किया। बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, हमारे मेडल को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हमें 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। नौकरी का डर मत दिखाइए। ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि
जैसे हम रणनीति बना रहे हैं आगे की, आगे हमें क्या करना है और कुछ भी हिंसाजनक ना हो और आगे हम अच्छे से कैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रही बात रेलवेज की, तो मैं OSD फर्स्ट हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी है, तो जब तक रणनीतियाँ चल रही हैं, प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे हैं, तो मैं यहाँ अपना काम देख रही हूँ। खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसका समाधान नहीं निकल आता। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने इस केस में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था और जैसे उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसने अपना सर पकड़ लिया। ये 1 साल में 5वीं बार था जब मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा सुनाई। न्यायालय की चौखट पर शीश नवाते ये हैं अजय राय, जिनके भाई अवधेश राय की हत्या के केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 32 साल का इंतजार और हर पल खौफ के साए में रहकर लड़ी गई कानूनी लड़ाई आखिरकार अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गई। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने पहले मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और कुछ ही देर के भीतर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। मुख्तार पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज न्यायालय MP MLA कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। 32 साल लग गए इस मुकदमे में, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मुकदमे में काफी उतार चढ़ाव रहा है। कई बार ये मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये पेंडिंग हो गया था, अब उसका फैसला आ चुका है। आज के फैसले से न्यायपालिका के प्रति समाज में विश्वास बढ़ा है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अवधेश राय की हत्या हुई थी और उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी का नाम तेजी से उछला था। लेकिन अब मुख्तार अंसारी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। 1 साल के भीतर मुख्तार को 5 मामलों में 32 साल की जेल और उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 21 सितंबर 2022 को लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में फैसला आया। इसमें मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा हुई। 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर केस में सजा का ऐलान हुआ। इसमें मुख्तार को 5 साल की सजा हुई। 15 दिसंबर 2022 को एडिशनल SP पर हमले के मामले में फैसला आया। इसमें 10 साल की सजा हुई। 30 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में फैसला आया, जिसमें मुख्तार को 10 साल की सजा हुई। और अब 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में फैसला आया है, जिसमें मुख्तार को उम्र कैद की सजा मिली है। नहीं, सत्य की जीत हुई है। जो हम लोग 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, मेरा परिवार इंतजार कर रहा था, सभी लोग, उसका आज फैसला आया है। मैं न्यायपालिका को मैंने दंडवत करके धन्यवाद दिया। हमारे सभी साथी, हमारे वकील साहब अनुज, विकास, अमनदीप, जितने हमारे लोग थे, सब लोगों ने डट के इसमें जीरा किया, बहस किया। सरकारी वकील ने, शुक्ला जी ने, हमारे विनय ने, सब लोगों ने डटकर काम किया। मुख्तार अंसारी को लगातार सजा हो रही है और सरकार इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की सजा का स्वागत करता हूं। सजा भाजपा सरकार में ठोस पैरवी का नतीजा है। सपा सरकार जिन्हें संरक्षण देती थी, बिरयानी खिलाती थी, अब उन्हें कानून की ताकत से सजा मिल रही है। सरकार की सजगता के कारण ही ये लगभग 30 साल बाद ये फैसला आया और हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में पैरोकारी की और उसका ही परिणाम है यह कि माननीय न्यायालय का आदेश आया। क्योंकि उससे पहले आप देखते थे गरीब जो भी गवाह थे हॉस्टाइल हो जाते थे, गवाही नहीं देते थे या उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी या लोग उन्हें, ये अपराधी लोग उन्हें धमकाते थे। हमारी सरकार ने बेहतर सुरक्षा का माहौल बनाकर उन लोगों को आश्वस्त किया। और योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून का कठोरता से शिकंजा कसा है। उसकी वजह से आज गवाह अपनी गवाही पर अड़े हुए हैं और एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने पूरे मामलों में चुस्ती के साथ पैरवी की है, इसीलिए लगातार कोर्ट के द्वारा उनको आजीवन कारावास और तमाम गंभीर मामलों में सजा के फैसले हो रहे हैं। अवधेश राय हत्याकांड में जिस तरीके से फैसला आया है, वो देश की न्यायपालिका में विश्वास जनता का और बढ़ा है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है, चार्जशीट फाइल होती है, बेल होती है, अपील होती है, सजा होती है और ये न्यायिक प्रक्रिया देश में चलती रहती है। देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका में है।
मुख्तार अंसारी को उम्र कैद होने से पूर्वांचल के कई लोगों में खुशी का माहौल है। वाराणसी के कोर्ट में वकीलों ने भी जश्न मनाया। बुलडोजर केक काटकर सीएम योगी को धन्यवाद दिया गया। यही मुख्तार अंसारी था, आज बाबा का जन्मदिन है पहली बार, और यही मुख्तार अंसारी थे, इनकी गाड़ी की काफिला सपा सरकार थी रोकी गई थी। यही मुख्तार अंसारी थे जो गन लहराते हुए उसमें चलते थे, बाबा को धमकी देते थे। आज बाबा के जन्मदिन के दिन ही ऐतिहासिक फैसला आया, उम्र कैद की सजा हुई, इसलिए मैं दिल से खुश हूँ। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई तो बांदा की जेल में बंद माफिया के होश उड़ गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी हुई थी और जैसे ही जज ने सजा का ऐलान किया, बाहुबली ने अपना माथा पकड़ लिया। सजा से बेचैन मुख्तार के चेहरे पर ऐसा तनाव था जो पहले कभी नहीं देखा गया। सुनवाई खत्म होने के बाद मुख्तार चुपचाप अपनी बैरक में लौट गया। माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके पश्चात जितनी भी अभिलेखी औपचारिकताएं होती हैं कारागार में वो पूर्ण की जा रही हैं तथा जैसे ही सजायाबी वारंट आता है तो समस्त अभिलेखी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा हुई है, कोई खास रिएक्शन मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि आश्चर्यचकित और सजा सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के अपनी बैरक में बंद कर दिया है। अवधेश राय हत्याकांड भले ही 32 साल पुराना है, लेकिन उस घटना का जिक्र होते ही आज भी मुख्तार का नाम तेजी से चर्चा में आ जाता है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार की दहशत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे की रिपोर्ट। बात उमेश पाल हत्याकांड की, जिसके आज 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन 100 दिन बीतने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जो प्रयागराज पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे। इस मामले में पुलिस ने भले ही कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन उमेश पाल की हत्या किस वजह से हुई थी, ये राज अभी भी सामने नहीं आ पाया है। वहीं जिस शाइस्ता परवीन को पुलिस ने मुख्य आरोपी की लिस्ट में शामिल किया था, उसे भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने 26 मई को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी। हालांकि इस पहली चार्जशीट में सिर्फ छात्र नेता सदाकत खान को ही आरोपित किया गया है। पुलिस जल्द ही दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन चुभने वाली बात यह है कि 100 दिनों का लंबा वक्त बीतने के बावजूद मामले की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस अभी तक न तो माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर सकी है और न ही वारदात में शामिल 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटरों को पकड़ा जा सका है। इतना ही नहीं, पुलिस अभी तक न तो फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर पाई है और न ही हत्या का कोई ठोस मोटिव तलाश कर पाई है। प्रयागराज पुलिस अभी तक ना तो माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर सकी है, ना ही मामले में नामजद 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटरों को पकड़ा जा सका है। इतना ही नहीं, पुलिस अभी तक पूरे मामले का पर्दाफाश भी नहीं कर सकी है और साथ ही हत्या का जो असली वजह थी यानी ठोस मोटिव था उसे भी तलाशा नहीं जा सका है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले में पहली चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, दूसरी चार्जशीट भी जल्द दाखिल किए जाने की तैयारी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 4 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं एक सवाल अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 50 दिन बीतने के बाद भी अतीक और अशरफ की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटरों ने माफिया ब्रदर्स का कत्ल क्यों किया था। इस वारदात में सिर्फ वही 3 शूटर्स थे जो मौका वारदात से पकड़े गए, या फिर वो मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए थे और पर्दे के पीछे से काम करने वाला उनका कोई आका भी था। इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज शूटआउट में तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने अभी बाकी हैं। माफिया घोषित पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के 50 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि 50 दिनों का वक्त बीतने के बावजूद मामले की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस की एसआईटी अभी तक इस पूरे मामले का वर्कआउट नहीं कर सकी है। अभी तक ये भी नहीं पता लगाया जा सका है कि शूटआउट केस का असली मोटिव क्या था। क्या वारदात में वही 3 शूटर शामिल थे जो मौके वारदात से गिरफ्तार किए गए थे, या फिर इस पूरे मामले में आका कोई और था और ये शूटर मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए थे, या फिर इनका कोई मददगार था। माफिया अतीक अहमद के कत्ल की सनसनीखेज वारदात देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में चर्चा का सबब बनी रही है।
लेकिन देखना यह होगा कि मामले की जांच कर रही एसआईटी इस शूटआउट का औपचारिक तौर पर खुलासा कब करती है। इसके अलावा न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कब सामने आती है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।